हर युवा अपने भीतर एक नया भारत लिए चलता है और जो सही दिशा में आगे बढ़ता है वही इतिहास रचता है। नमस्कार, डीडी राजस्थान के यूथ पॉडकास्ट युवा में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्पिता माथुर हूँ, आज की आपकी होस्ट। और आज हम एक ऐसा मंच लेकर आए हैं युवा के माध्यम से जिसमें हम आप ही के अपने और आप में से ही निकले रियल हीरोज से आपको मिलवाते हैं। आज जिन हीरो को हमने आमंत्रित किया है बेहद ही खास है। जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनको आज का एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो राजनीति से ही जुड़े हैं। उनका सफ़र राजनीति से शुरू हुआ है, लेकिन राष्ट्र सेवा की तरफ अग्रसर हैं वो, और एक बेबाक बात रखते हैं अपनी। कई डिबेट शो में आपने उनको ज़रूर देखा होगा। तेज तर्रार वक्ता हैं, स्पष्ट वक्ता हैं, और साथ ही कई सामाजिक, पॉलिटिकल या फिर हम कह सकते हैं सामाजिक मुद्दों पर कई अपनी बात जो है बेबाकी से रखने की क्षमता रखते हैं। हमारे साथ हैं बेहद ही तेज तर्रार नेता, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता श्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है युवा कार्यक्रम में। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर सर? अच्छा लग रहा है। दूरदर्शन में आना तो हमेशा ही अच्छा लगता है जी। सबसे पहले हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ से सबकी शुरुआत होती है, यानी हमारा परिवार, हमारा बचपन। कैसा आपका बचपन बीता? कहाँ आपकी परवरिश हुई? आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा? इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिए, मेरा जन्म तो कलकत्ता में हुआ। मेरे पिताजी वहाँ रहते थे। फिर छोटे थे तब वापस हम गांव में आ गए। वापस हम वहाँ पर रहे, और जैसे आम बाकी सब जो लोगों का जीवन होता है ठीक उसी तरीके से हम लोग भी गांव में रहे हैं बिल्कुल। और वहीं पढ़ाई की है, वहीं खेले कूदे हैं, और वहीं से निकल कर फिर पढ़ने के लिए बड़े शहर जयपुर में आए हैं। ऐसा कुछ स्पेशल कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे गांव में बाकी सारे बच्चे होते हैं ठीक वैसे ही हम भी उससे निकल कर आए हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ कर आए हैं, और जो गांव के चुनौतियां होती हैं, जो आज से उस दौरान के जो चुनौती बच्चों को फेस करनी पड़ती है, परिवारों को फेस करनी पड़ती है, उन सबको फेस करते हुए यहाँ पर तक आए हैं। एक अच्छी बात ये ज़रूर है कि आप अगर उस वातावरण में रहते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, जिसको दूसरे लोगों को सीखने में समय लगता है। बिल्कुल। और मैं आज भी ये मानता हूँ कि जो गांव के बच्चे हैं वो बहुत मजबूत होते हैं बाकी की तुलना में, क्योंकि वो बाकी सब चीज़ों को जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं और बाकी चुनौतियों से भी वो बढ़ट कर सामना करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। गांव के बच्चों में अलग एक खूबी होती है, अनुभव भी होता है, और काफ़ी परवरिश उनकी ऐसी होती है कि अलग माहौल ही वो क्रिएट करते हैं। अगर आपके हम बात करें सफ़र की, क्योंकि हर सफ़र में कोई ना कोई प्रेरक तत्व ज़रूर होता है, कुछ प्रेरणा होती है। राजनीतिक सफ़र आपने जब शुरू किया उसके पीछे क्या प्रेरणा रही आपकी? देखिए, ऐसा कुछ प्लान से कुछ नहीं किया। हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ बाकी बच्चों की तरह जयपुर आए थे, और जयपुर आए, यहाँ राजस्थान कॉलेज में हम लोग पढ़ने के लिए आए। कुछ और भी दोस्त थे। तो आके हम लोग सबसे पहले ABVP से जुड़े, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, और वहाँ पर काम करते करते उनके साथ जुड़ते हुए देखा कि एक ऐसा छात्र संगठन जो कि आपकी पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है, साथ में आपको अच्छे इश्यूज़ को साथ लेकर चलने की ताकत देता है, साथ ही वो आपको राष्ट्र निर्माण में प्रेरक बनता है, अपने साथ बनता है। अपने आप में एक तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक किसी भी एक नादान बच्चे को या किसी भी एक युवा को एक अच्छा रास्ता दिखाता है, और निश्चित रूप से एक समाज में योगदान देने वाला युवा तैयार करने का काम करता है। हम बड़े सौभाग्यशाली लोगों में से हैं कि जिनको बहुत कम उम्र में उस संगठन के साथ जुड़ने का अवसर मिला, और उसमें काम करते करते, छात्र राजनीति में काम करते करते काफ़ी कुछ सीखा, और वही जो सीखा है वो आज जीवन में काम आ रहा है। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बताया है लक्ष्मीकांत जी कि ABVP से आपने सफ़र की शुरुआत की, बचपन से ही चिंगारी आपके मन में थी, लेकिन जो उसकी क्रांति जगी, आंदोलन की क्रांति जगी, वो युवा होते होते जगी। ऐसे में ABVP का सबसे बड़ा रोल आपके जीवन में रहा। ABVP से BJP तक का सफ़र आपका कैसा रहा, और क्या कुछ आपको सीखने को मिला? देखिए, दो इसके पहलू हैं। एक तो ये है कि छात्र राजनीति में इतने लंबे समय तक आप जब रहते हो तो स्वाभाविक रूप से एक राजनीति आपके मन में घर करती है, और आपको लगता है कि आपके पास उसके अलावा कुछ विकल्प होता नहीं है। दूसरा, आपका एक ग्रुप बनता है, आप लोगों से जुड़ते हो, आपके पूरी एक आपके आगे पीछे काफ़ी सारे लोग तैयार हो जाते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से आपको उधर ही लेकर जाते हैं जहाँ पर आपको जाना होता है। दूसरा, जब छात्र राजनीति में आप होते हो, आंदोलन करते हो, धरने प्रदर्शन करते हो, ये सब करते हो, तो आपके बहुत सारे मुकदमे हो जाते हैं, बहुत सारे आप आंदोलनों में हिस्सा लेते हो, थाने जाते हो, जेल जाते हो। तो एक लाइटर नोट में बात है कि उसके अलावा कुछ बचता नहीं है आपके पास करने के लिए। तो लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि मेरे अब तक के जीवन में
अगर मेरा कोई स्वर्णिम कार्यकाल है या स्वर्णिम जीवन बीता है तो वो छात्र राजनीति है, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए का जो समय है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी सीखा है वो उसी दौरान सीखा है, और जो उस दौरान सीखा है वो आज काम आ रहा है। बिल्कुल, मतलब एबीवीपी ने आपका पूरी तरीके से मार्गदर्शन किया है राजनीति के सफर में, और जो युवा अभी छात्र हैं या जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, एबीवीपी ज्वाइन करने का सबसे अच्छा उनका मार्गदर्शन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि छात्र राजनीति वो प्लेटफॉर्म है जो आपको ना केवल खुद के पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अवसर देता है, बल्कि आपको ये प्रेरणा भी देता है कि आप जब उस दौर में भी होते हो तो आप बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनके ऊपर अपनी प्रखरता से बात रख सकते हो, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट खड़ा कर सकते हो जिनसे बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उस दौरान भी एक पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप करने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर पाएंगे जो आप जीवन भर याद रखेंगे और आपको लोग याद रखेंगे। बिल्कुल, एबीवीपी से याद आया मुझे कि हाल ही में अभी हम देख रहे हैं न्यूज़, डूसू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए हैं, उनमें एबीवीपी ने काफ़ी अच्छी छलांग लगाई है, 3 सीटों से जीत हासिल की है। उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, डूसू जीते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी जीते हैं, और उससे भी अच्छी बात है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी जीते हैं। तो जो ये देश के जो 3 अलग अलग क्षेत्र हैं और उनमें एक बड़ी प्रचंड अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विजय है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि देश के युवा की सोच क्या है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिस सोच के साथ छात्र जीवन में काम करता है, विद्यार्थियों के बीच में काम करता है, उस सोच को दक्षिण से लेकर उत्तर तक के कैंपस में रहने वाले छात्र अपनाने लगे हैं और उसके साथ जुड़ने लगे हैं। एक विचारधारा जो देशभक्ति की विचारधारा है, एक विचारधारा जो राष्ट्र निर्माण की विचारधारा है, उसके साथ आज देश का युवा जुड़ रहा है। इसका उदाहरण है पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो भारत है वो युवा भारत, नया भारत बनता जा रहा है। काफ़ी अच्छा, हमारे जो युवा हैं मजबूत होते जा रहे हैं, सशक्त होते जा रहे हैं, और राजनीति में आकर देश का जो है बहुत अच्छा नाम भी कर रहे हैं। राष्ट्र सेवा की राजनीति में भी विद्यार्थी परिषद के साथ आ रहे हैं। बिल्कुल सही, एक अच्छी आइडियोलॉजी के साथ आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लक्ष्मीकांत जी, जैसे कि हम जानते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन था, और उस उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा हम मना रहे हैं जो कि गांधी जयंती तक चलने वाला है। सेवा पखवाड़ा, जो कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं हमें, तो उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो पूरा जीवन है, अगर आप उसको देखेंगे तो उन्होंने अपने जीवन के जो इतने वर्ष जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनमें शायद ही कोई ऐसा वर्ष होगा जो उन्होंने सेवा में ना बिताया हो। जी। वो पिछले 23 वर्षों से तो शासन में है, मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में, और उसके पहले भी उनके अगर आप उदाहरण देखेंगे तो उन्होंने समाज सेवा में, व्यक्ति सेवा में, और जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उसकी सेवा करने में अपना पूरा जीवन बिताया है। जी। सरकार में आने के बाद भी, मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए, अगर आप उनकी सरकार की योजनाओं को देखेंगे तो वो गरीब केंद्रित रहती हैं। वो व्यक्ति जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो शासन की जो योजनाएं हैं, उन लाभ हैं, उनसे वंचित रहता है, उन सब को उसका लाभ मिले, इसकी कोशिश उनकी पहले दिन से रहती है। आप जितनी भी योजनाएं उन्होंने आज तक चलाई हैं, आप अगर उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो सब केंद्रित हैं उस व्यक्ति के प्रति जिसको आज तक लाभ नहीं मिला सरकार की योजनाओं का। भले ही चाहे मैं आपको जिक्र करूं तो कौन सोचता था इस देश में कि हमारी जो माताएं बहनें हैं वो चूल्हे पर खाना बनाती हैं, वो जो धुआं उनके अंदर जाता है उससे उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, किसी सरकार को इसकी चिंता कभी रही नहीं। लोगों को वोट की चिंता होती है, इस तरह जो किसी एक व्यक्ति के जीवन पर उसका क्या असर पड़ रहा है उसकी चिंता कभी नहीं होती। उन्होंने सरकार में आने के बाद 11.5 करोड़ उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए, जिसके माध्यम से आज उनका जीवन सुगम होने लगा है। हमारे यहाँ जो पक्के मकान, जो गरीब है व्यक्ति है, बारिश आती है, ठंड पड़ती है, गर्मी पड़ती है, सड़क पे जीवन जीने को मजबूर है, झोंपड़ी में जीवन जीने को मजबूर है, उसके जीवन स्तर को कैसे एक अनुकूल बनाया जाए समाज के, और कैसे उसको एक छत दी जाए, इसके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया कि 4.5 करोड़ घर बनाकर उन्होंने आज तक अभी अपने कार्यकाल में लोगों को दिए हैं। किसान सम्मान निधि हो, 6,000 रुपया वार्षिक सबके खाते में पहुंचाने का काम हो। हमारे एक प्रधानमंत्री हुए हैं, वो ये कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो नीचे जिसको भेज रहा होता हूँ उस तक 15 पैसे पहुँचते हैं, 85 पैसे जो बीच के हैं वो सिस्टम के यहाँ चले जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने गरीब के हक का पैसा उस तक मिले, इसलिए 55 करोड़
खाते खोलकर लोगों को दिए, उन लोगों को दिए जो खातों से वंचित थे। और आज जो डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी बटन दबाकर 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया सीधा लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं, मैं आपको सुबह से शौचालय की आपको कौन कल्पना करता था कि इसके ऊपर भी कोई सरकार बात करेगी। बिल्कुल सही। और उन्होंने कितने करोड़ शौचालय बनाकर सरकार के रूप में लोगों को दिए हैं। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो गरीब और वंचित लोगों के अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के हित में भी बहुत अच्छा काम किया। और अभी एक अभियान सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान उन्होंने चलाया, अपने जन्मदिन के से ही शुरुआत की है उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि महिलाओं की स्थिति हमारे देश में उस वक्त क्या थी और अब क्या है। काफ़ी बदलाव हम देख रहे हैं, हमारी आज की महिलाएं सशक्त हो रही है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए, उनमें ज़्यादातर महिलाओं से जुड़े हुए हैं। शौचालय जब नहीं होता था तो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का जीवन महिलाओं को ही जीना पड़ता था। अगर आपके घर के ऊपर छत नहीं होती थी तो सबसे ज़्यादा परेशान कोई अगर होता था तो महिला ही होती थी। उज्ज्वला योजना का कनेक्शन आपके यहाँ गैस नहीं होती थी तो उसका अगर सीधा किसी पे असर पड़ता था तो महिलाओं के ऊपर ही पड़ता था। बैंक खाता नहीं होता था तो अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान इसका होता था तो महिलाओं को ही होता था। तो प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया। उसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे ही प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली तो सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना उन्होंने चलाई और छोटी बच्ची से लेकर उसके एक उम्र तक हो जाने तक जो बैंक खाते में सबसे ज्यादा ब्याज की जो स्कीम उन्होंने चलाई ताकि बच्ची पढ़ाई के लिए और उसके विवाह के लिए सक्षम हो जाए, वो सबसे पहले चिंता की तो प्रधानमंत्री जी ने की। आपको याद होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान उन्होंने हरियाणा जैसी जगह पे शुरू किया जहाँ रेशियो काफी डिफरेंस था पुरुष और महिलाओं के बीच में, और आज उसका परिणाम आप देखिए कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वहां पर हो रही है। उसी के साथ आप लोगों को तो बड़ा खुश होना चाहिए कि जो रिजर्वेशन मिला है लोकसभा विधानसभा में 33%, वो तो एक क्रांति है, महिला सशक्तिकरण की एक क्रांति है और जिसके माध्यम से सब कुछ बदल जाने वाला है। तो ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। और उसके अलावा भी स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो या बहुत सारी सरकार की ऐसी योजनाएं जो केवल महिलाओं को जिनका बड़ा बेनिफिट मिला है, प्रधानमंत्री जी की सोच से ये संभव हुआ है। और उन्होंने इस बात को बहुत जोर देकर कहा है कि जो हमारी आधी आबादी है उसका सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके सशक्तिकरण के बिना ना परिवार चल सकता है, ना समाज चल सकता है, ना देश चल सकता है। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं तो बेशक हम इस चीज़ पे बहुत गर्व करते हैं कि महिला सशक्त हो रही है, लेकिन थोड़ा सा हम अगर पर्सनल जाते हैं, आपके जीवन में जाते हैं, क्योंकि हम मानते हैं ऐसा हर पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है। तो अगर आपकी पर्सनल लाइफ पे हम बात करते हैं तो क्या आपके जीवन में भी ऐसा है? आपकी धर्म पत्नी जी, आपकी माता जी, किसका हाथ रहा आपकी सफलता के पीछे? देखिए, ये तो मानकर चलिए कि ये बात बिल्कुल ठीक, और जिस किसी ने भी पहली बार ये कही होगी कि महिला का हाथ होता है तो वो उसने बहुत सोच समझ के कहा होगा, क्योंकि बिल्कुल निश्चित रूप से मेरी माता जी का भी, मेरी पत्नी का भी, मेरे बाकी परिवार में जो और लोग हैं उन सब का भी बहुत बड़ा योगदान है जहाँ तक हम पहुँचे हैं। और आज अगर कुछ कर सकने की स्थिति में आए हैं तो परिवार का और खासतौर पर परिवार के महिलाओं का बड़ा योगदान इसमें होता ही है। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, अगर केंद्र सरकार की नीतियाँ इतनी ज़्यादा राष्ट्रीय सेवा की तरफ अग्रसर है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं जिनका असर हमारे राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है। अगर हम राजस्थान राज्य की बात करते हैं, कई नीतियाँ योजनाएं चलाई गई है भजन लाल सरकार की तरफ से। तो अगर हम ये बात करें जैसे पेपर लीक जो एक अभी बहुत बड़ी समस्या हमारे रही है युवाओं की, तो उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? आपको लगता है कुछ बदलाव आ रहा है इसमें? देखिए, मैं थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा जी। आपने देखा होगा, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन पिछली सरकार के समय राजस्थान में 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और 19 परीक्षाओं में 70 लाख ऐसे अभ्यर्थी थे जो परीक्षा के दौरान बैठे। आप ये देखिए कि एक के बाद एक परीक्षा का पेपर आउट होता गया। राजस्थान पूरे देश में इस बात के लिए बदनाम हो गया कि यहाँ परीक्षाएं होती नहीं, परीक्षाओं के पेपर आउट हो जाते हैं। और पूरा एक माफिया पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया और पैसे लेकर पास करवाने के नाम पर, पैसे लेकर नौकरी लगाने के नाम पर एक उद्योग यहाँ पर स्थापित हो गया। जो गरीब का बच्चा था, किसान का बच्चा था, मजदूर का बच्चा था, जो पेट काट कर अपने बच्चों को शहर में पढ़ाने के लिए इसलिए भेजता था कि मेरा बेटा नौकरी करेगा तो मेरा जीवन बदलेगा। लेकिन जो परिस्थितियां बनी उस परिस्थिति में उसको नौकरी नहीं मिलती थी, क्योंकि नौकरी जो पेपर खरीद लेता था उसको मिलती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी विधानसभा चुनाव के समय राजस्थान आए थे और उन्होंने राजस्थान के युवाओं से वादा किया था कि हम अगर सरकार में आए तो ये जो पेपर लीक का विभीषिका राजस्थान में बन चुकी है, इसको हम रोक लगाएंगे, इसको हम खत्म करेंगे। उसका परिणाम है कि आज 400 से ज्यादा ऐसे लोग जिन्होंने राजस्थान में पेपर लीक करके और युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, वो आज सलाखों के पीछे हैं। और जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करके इस तरह का काम करते थे,
पेपर लीक उद्योग चलाया करते थे, वो आज पुलिस की पकड़ में है। बिल्कुल सही। 122 125 ऐसे लोग जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में किसी तरीके से शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। 55 से ज्यादा ऐसे सब इंस्पेक्टर जो सेलेक्ट होकर ट्रेनिंग ले रहे थे, उनको अरेस्ट करके टर्मिनेट करने का काम किया गया है। और उसके अलावा जितनी भर्तियां हुई उन सब में जो पेपर हैं, जो आपके जो सत्यापन कराने होते हैं आपको, उन सब का वापस से सत्यापन किया जा रहा है। और उसका परिणाम आप देखिए कि पीटीआई भर्ती हो या कोई दूसरी भर्तियां हो, उनमें भी बड़ी संख्या में, यहाँ तक कि 500-700 की संख्या में तो लोग पकड़ में मतलब उसके आइडेंटिफाई हो गए कि ये लोग गलत तरीके से, फर्जी तरीके से परीक्षा में बैठे और पास हुए हैं। तो एक बड़ा अभियान चलाया गया और बड़े अभियान के तहत इतने लोगों की गिरफ्तारियां हुई, इतने लोगों को डिटेन किया गया, पकड़ा गया, सलाखों के पीछे भेजा गया। एक तरीके से ये मैसेज दिया गया कि राजस्थान में हो नहीं सकता है। और इसके साथ साथ सरकार ने सुनिश्चित किया कि जो पिछले 2 वर्ष सरकार के हुए हैं, होने जा रहे हैं, उन 2 वर्षों में 200 से ज़्यादा परीक्षाएं राजस्थान में आयोजित हो चुकी हैं। और मुझे बताते हुए गर्व है कि हमारी सरकार के समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के रहते हुए 2 साल में इतनी परीक्षाएं आयोजित करने के बावजूद एक पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक करने की हिमाकत तो छोड़िए, कोई अगर नकल करने की भी कोशिश करता है तो उसको चलती नकल में बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल। शिक्षा की आपने बात करी है, शिक्षा हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में बदलाव की ज़रूरत है, और जो कि हमारी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार लगातार इसके प्रति कर रही है, जिसमें कोचिंग रेगुलेशन एक्ट भी है, उसके भी प्रति काम रही है। और साथ साथ अगर हम बात करें, अभी खासकर सबसे ज़्यादा अभी ट्रेंड में जो चल रहा है, जीएसटी रिफॉर्म बिल पे बात कर रहे हैं हम, काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं, दरें बदली हैं। तो आपको क्या लगता है कि युवा को ये चीज़ समझनी ज़रूरी है? किस तरीके से युवा इनको समझकर अपने जीवन में बदलाव कर सकता है और हमारे राष्ट्र सेवा की तरफ अग्रसर हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की शपथ लेने के बाद इस देश में स्टार्टअप क्रांति आई है। बिल्कुल सही। और बहुत सारे हमारे जो युवा हैं, करोड़ों युवा इसके साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने नए नए अपने उद्योग लगाने शुरू किए, नए नए अपने जो छोटी छोटी भी जगह पर अपने काम करने शुरू किए हैं। और उन लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है कि जो टैक्स का सरलीकरण है वो होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अपना व्यापार शुरू करता है तो सबसे पहले उसको जमाने के लिए समय लगता है और उसमें उसको बड़ी चुनौतियाँ आती हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को समझा है, तो युवाओं को रोजगार देने से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई, उसके माध्यम से प्रशिक्षण दिए। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से उनको प्रोत्साहित किया, फाइनेंशियल मदद की। उसके बाद टैक्स का सरलीकरण करके जिस तरह जीएसटी का रिफॉर्म लेकर आए हैं, उसके माध्यम से आज जो हमारे युवा व्यापार करना चाह रहे हैं उनको एक दिशा मिली है। साथ में जो कंज्यूमर जो उनसे सामान खरीदता है उसको भी सहूलियत हुई है, उसकी भी बचत हुई है, तो उसकी भी बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है। तो उसके कारण आज दोनों तरीके से अनुकूल माहौल है, जो खरीदने जा रहा है उसके लिए भी, जो बेचने जा रहा है उसके लिए भी। और आज वो जो उत्सव मना रहे हैं, जीएसटी उत्सव जो मन रहा है, वो इसीलिए मन रहा है कि उससे दोनों वर्ग, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो चाहे उपभोक्ता वर्ग हो, दोनों खुश हैं और सरकार का इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, लेकिन युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या, शिक्षा की समस्या के साथ साथ एक समस्या हम बहुत अक्सर देखते हैं, नशे की प्रवृत्ति में युवा अक्सर हमें देखने को मिलता है। नशे के खिलाफ भी अभियान जारी है। ऐसे में सीकर में भी हाल ही में हमने आपके सोशल मीडिया हैंडल पे ही देखा था कि 1 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने शपथ ली है। उसके बारे में बताइए, किस तरीके से बदलाव इसको देखते हैं आप? ये बड़ी चुनौती है। देखिए, समाज के लिए नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ना पूरे समाज की जिम्मेवारी है और उसमें सरकार भी बच नहीं सकती। सरकार भी उसकी एक प्रमुख भागीदार है उसको रोकने के लिए। और राजस्थान की सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को समझा है। हमारे पड़ोस में कुछ राज्य हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो नशे की प्रवृत्ति की वजह से किस तरीके से बर्बाद हुए हैं। वहाँ की जो यूथ है, वहाँ का जो युवा है, वो किस तरीके से बर्बाद हुआ है, वो सबने देखा है जी। ये आग हमारे प्रदेश में ना फैले, इसके लिए सरकार ने पुरजोर कोशिश की है। पहले जब 2-3 साल पहले तक ये माहौल था कि जो हमारा बॉर्डर एरिया है, वहाँ से दूसरे प्रदेशों से ये जो मादक पदार्थ है इसकी तस्करी होती थी और उसके माध्यम से यहाँ पर सप्लाई होती थी और हमारे युवा इसकी चपेट में आते थे। इसके लिए भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, माफिया लोग इसको संचालित करते थे। लेकिन राजस्थान में हमारी सरकार बनने के बाद, भजनलाल शर्मा जी की सरकार बनने के बाद, इसके खिलाफ भी पुरजोर कार्रवाई हुई है। और आप देखिए कि बड़ी संख्या में, जैसा मुख्यमंत्री जी ने अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा, सीकर में 1 लाख विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा था, उन्होंने आंकड़ों के साथ कहा कि हमने कितनी ड्रग्स बरामद की है, कितनी चरस बरामद की है, कितने लोगों को अरेस्ट किया है और कितने लोगों के खिलाफ
जो इन्होंने महल बना रखे थे ड्रग्स से कमाई करके, तो उनके महलों को नेस्तानाबूद करने का काम किया है, सीज करने का काम किया है। तो ये सरकार कर रही है और सरकार प्रबल इच्छा शक्ति के साथ ये कर रही है। एंटी नार्कोटिक्स विंग भी सरकार ने बनाई है और वो भी एक प्रभावी कार्रवाई राजस्थान भर में कर रही है। लक्ष्मीकांत जी, बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं और हमारे युवाओं को जागरूक करने का जो आप काम कर रहे हैं, राजनीति के जरिए देश सेवा का जो आप काम कर रहे हैं, उसके लिए काबिल तारीफ है वो। लेकिन अभी जो मुद्दा सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं, विधानसभा में हाल ही में धर्मांतरण विरोधी बिल पास हुआ है, उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? क्या ज़रूरत थी इसको पास करने की और क्या कुछ इससे बदलाव आने वाला है? देखिए, इसकी बहुत ज़रूरत थी और आपने अगर पिछले 5-7 साल में राजस्थान की स्थिति परिस्थितियां देखी होंगी और बहुत करीब से देखी होंगी तो आपको इसकी ज़रूरत महसूस होगी। किस तरीके से हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उनको बरगलाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, किस तरह जोर जबरदस्ती से उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। और उससे भी बड़ी चुनौती हमारा जो मेवात इलाका है, राजस्थान में जो मेवात इलाका है, खास तौर पे उसमें लव जिहाद की जिस तरह की घटनाएं हो रही थी, एक के बाद एक वहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी और उसके जो परिणाम बहुत विभत्स हो रहे थे वो हम सब लोगों ने देखे हैं। तो उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए विधेयक बहुत जरूरी था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इसकी जरूरत को समझा और उन्होंने मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ये विधेयक विधानसभा में लेकर आए। आप देखिए कि अब अगर कोई राजस्थान में इस तरह का धर्म परिवर्तन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की सजा का प्रावधान है, जिसमें 7 से 14 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अगर यही अपराध किसी SC ST या नाबालिग के साथ होता है तो ये सजा बढ़कर 20 वर्ष तक की है। और अगर आप सामूहिक धर्मांतरण कराते हैं या बार बार धर्मांतरण में पकड़े जा रहे हैं तो उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान इसके अंदर है। और एक मोटा जुर्माना 50 लाख रुपए तक का जुर्माना इसके अंदर प्रस्तावित है। तो इससे कि मजबूत कानून बना और मजबूत कानून बनने से इस तरह की गतिविधियों में रोक लगेगी। मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं कि ये बहुत मजबूत इच्छा शक्ति के साथ लाया गया कानून है, जिसमें हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, जो हमारे इस तरह के लोग हैं जो इनके बरगलावे में आ जाते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए और उनके धर्म की रक्षा के लिए बहुत सशक्त कानून बनने वाला है। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, हमारे युवाओं की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ मूलभूत चीज़ें होती हैं, आधारभूत चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से युवा काफ़ी सशक्त हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। उन्हीं में से अगर हम बात करें, क्योंकि हमने स्वास्थ्य पे बात करी, हमने शिक्षा पर बात करी, अगर हम खेल पे बात करते हैं, हाल ही में राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर के एस्ट्रोल में बनने वाली है, उसकी स्थापना को मंजूरी दे दी है। खेल जीवन में किस तरीके से युवाओं के काम करता है और ये यूनिवर्सिटी का क्या कुछ उद्देश्य हो सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी आपने पहले मुझसे जो सवाल किया था इसको नशा की तस्करी को, नशे को लेकर, ये उससे जुड़ी हुई चीज़ है। अगर आप हमारे युवाओं को मंच देते हो, ग्राउंड देते हो स्पोर्ट्स के लिए, खेलने के लिए, तो ये एक बड़ा माध्यम है नशे से उनको दूर रखने का। आप एक जो प्राइमा फेसी हर बच्चे की जरूरत है कि उसको ग्राउंड पे खेलना चाहिए ताकि वो नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे। दूसरा, हमारे प्रदेश की जो प्रतिभाएं हैं वो जो किसी भी खेल में होंगी, उनको एक मंच मिले, उनको एक ऐसी जगह मिले जहां वो अपनी प्रतिभा को निखार सकें। वहां उनके पास अच्छे कोचेज हों, अच्छे उपकरण हों, अच्छे उनके इंस्ट्रूमेंट हों, सारी चीज़ ऐसी हों जो उनके काम आए और उसके आधार पे वो अपनी प्रतिभा को निखार सकें, हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। सरकार इसकी दिशा में काम कर रही है और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो लेकर आ रही है उसका भी उद्देश्य यही है। और साथ साथ में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जो बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं वो भी इसी का उसका उद्देश्य भी यही है कि राजस्थान की जो प्रतिभाएं हैं उनको सही मंच मिलके उनको उनकी प्रतिभाओं को निखारने का अवसर मिले। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, आज के समय में एक सबसे जो पॉपुलर और ट्रेंडिंग हम कह सकते हैं एक टर्मिनोलॉजी हम अक्सर सुन रहे हैं, जेन जी। इसके बारे में बताइए, आप क्या विचार रखते हैं? नहीं, जेन जी का तो आपने एग्जाम्पल देख लिया, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की जेन जी आज क्या सोचती है। और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो जो प्रधानमंत्री जी का आइडियोलॉजी है, जो प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र प्रथम का विचार है और जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, जो राष्ट्र प्रथम का विचार है, उसके साथ जुड़ी हुई है। और आज भारत इसी ताकत के दम पर दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनने जा रहा है हर क्षेत्र में। आप देख रहे हैं 11वीं अर्थव्यवस्था हमारी थी आज से 10 साल पहले तक, हम चौथी अर्थव्यवस्था पे आके खड़े हो गए हैं। डिफेंस सेक्टर में बड़े मैन्युफैक्चरर बन रहे हैं, बल्कि हम इसको निर्यात भी कर रहे हैं। बाकी सारे ऐसे फील्ड जहां पर हम कभी बहुत पिछड़े हुआ करते थे, आज दुनिया के अग्रणी क्षणों में हम खड़े हुए हैं। और ये उसके पीछे की ताकत यही है जो हमारी जेन जी है। इसने ही पूरे देश की तस्वीर को बदलने का काम किया है। और निश्चित रूप से आप आने वाले समय में देखेंगे कि सरकार के साथ मिलकर, सरकार की योजनाओं के साथ मिलकर ये भारत की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम करेगी। लक्ष्मीकांत जी, सबसे बड़ा मुद्दा शुरू हुआ था सोशल मीडिया से ही। अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो आज के समय में युवाओं के सबसे जरूरत की चीज़ है सोशल मीडिया। अगर हम पॉलिटिक्स को और सोशल मीडिया को जोड़ने की बात करते हैं तो किस तरीके से पॉलिटिक्स सोशल मीडिया के जरिए बदलाव ला सकता है? देखिए, आजकल केवल पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि सब चीज़ों में सोशल मीडिया
प्रभावी भूमिका निभा रही है। और आजकल हमारे जितने भी युवा हैं, बल्कि हर उम्र के लोग हैं, वो सब इससे जुड़े हुए हैं। और किसी भी व्यक्ति को अपनी बात करने का सबसे अच्छा माध्यम भी वही है। आप अगर किसी भी फील्ड में हैं, तो अगर सोशल मीडिया पे आप प्रभावी स्थिति में हैं, तो अपनी बात को बहुत बेहतर तरीके से हजारों लाखों लोगों के बीच में रख पाते हैं। और लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से इसका उपयोग किया है। और आज जो देश में आपको बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें बहुत सारे इश्यूज जो सरकारें लाती हैं, समाज लेकर आता है, समाज के कई सारे लोग लेकर आते हैं, और वो अच्छी बातें होती हैं, तो जितनी जल्दी वो प्रभावी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से नीचे पहुंचती हैं, उसके लिए दूसरा माध्यम है नहीं। तो मुझे लगता है कि जो रिफॉर्म है उसमें भी और व्यक्ति के जीवन में भी सोशल मीडिया का बड़ा महत्व है, अगर उसको पॉजिटिव सोच के साथ किया जाए तो। जी बिल्कुल सही कहा आपने, सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, तो बदलाव अक्सर सकारात्मक ही होगा। अगर हम बात करें छात्र राजनीति की, जो राजनीति में आना चाहते हैं युवा, क्योंकि आपने राजनीति का दौर इतना लंबा जिया है, बचपन से ही राजनीति की शुरुआत कर दी, लेकिन चुनौतियाँ बहुत होती हैं इस फील्ड में, रणनीतियाँ भी बनानी पड़ती है, धैर्य रखना पड़ता है। जो युवा राजनीति में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं या देश सेवा के लिए आ रहे हैं, किस तरीके से शुरुआत करें, क्या रणनीति वो अपना एक मैसेज उनके लिए क्या होना चाहिए आपकी तरफ से? देखिए, मैं तो खुद उसी प्रोसेस से आया हुआ हूँ, इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो राजनीति करना चाहता है, उसके लिए छात्र राजनीति से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई दूसरा हो नहीं सकता है। और मुझे लगता है कि ये बेहद ज़रूरी है, और यहाँ से निकला हुआ जो विद्यार्थी है वो निश्चित रूप से सफल होता ही होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद। और मैं ये मानता हूँ कि वो जीवन की भले ही पाठशाला आपकी स्कूल होगी पहली, लेकिन जो असली जीवन जीने का तरीका है वो छात्र राजनीति आपको सिखाती है। और इसके उदाहरण है कि देश और प्रदेश में जो आज नामचीन चेहरे आपको राजनीति के माध्यम से दिख रहे हैं, वो ज़्यादातर लोग वो हैं जो छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर हम एक सकारात्मक तरीके से, अच्छी सोच के साथ, एक विजन के साथ अगर राजनीति करते हैं, ऐसे चीज़ों से दूर रहते हैं जो कि जो हमारे जीवन में रुकावट बनती है, जो हमें दूसरे रास्तों की तरफ प्रेरित करती है, उनसे दूर रहकर हम अच्छे इश्यूज को उठाते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, तो ये हमें हमारे जीवन को बहुत बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होती है। और इसके माध्यम से हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज जिनसे समाज या छात्र पीड़ित रहते हैं, उनको न्याय दिला सकते हैं, बल्कि उनके साथ खड़े होकर उनका अधिकार भी दिला सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जो कैंपसेस हैं, उनकी पॉलिटिक्स जो है वो बेहद ज़रूरी है, ना केवल ज़रूरी है बल्कि प्रेरणा देती है उन सब लोगों को भी जो राजनीति में आना चाहते हैं। बिल्कुल, राजनीति भी सच्चे मन से की जाए, देश प्रेम सेवा से की जाए, तो राजनीति का असल में मायने हो सकते हैं। पहले युवा भी उसको स्वीकार करता है। बिल्कुल। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आप किसी भी व्यक्ति को बेवकूफ़ नहीं समझ सकते, जो भले ही किसी भी तबके का होगा, वो सब देखता है, वो आपकी एक्टिविटी को देखता है, आपके व्यवहार को देखता है, आप क्या कर रहे हो उसको वो ऑब्जर्व करता है। अगर आप अच्छे चीज़ करोगे, अच्छे काम के साथ करोगे, तो आप लंबा चलोगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आप लंबे तरीके से इसको चला पाओगे। लक्ष्मीकांत जी, क्योंकि माहौल गर्म हो गया है, पॉलिटिकल हो गया है, सोशल हो गया है, तो थोड़ा सा माहौल को हल्का कर लेते हैं और चलते चलते एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ हम खेलना चाहेंगे। जी जरूर जी। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपका फेवरेट फूड? हाँ, दाल बाटी। क्या बात है। अच्छा, अगर राजनीति में नहीं होते कौन सा प्रोफेशन चुनते? मैं किसान होता। क्या बात है। क्रिकेट और डिबेट टीवी में कौन सा देखना पसंद करेंगे? क्रिकेट। क्या बात है। राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत, युवा, संस्कृति या कृषि? कृषि। ओके। विपक्ष का कौन सा नेता आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? सचिन पायलट। क्या बात है। अच्छा, नायक मूवी के अनिल कपूर आपने देखे होंगे। 24 घंटे के लिए अगर आपको सीएम बना दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम है नशे को ख़त्म करने के लिए सबसे प्रभावी काम करूंगा। अच्छा, सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा आप जुड़े रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे अब तक का सबसे अजीब मैसेज आपको क्या मिला है? अजीब मैसेज का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे को बहुत अच्छे मैसेज जरूर मिले वहाँ से। ओके। युवा राजनीति में आने से किस एक चीज़ से बचें, ये एक उनके लिए संदेश होना चाहिए? देखिए, किसी भी गलत ट्रैक से आपको बचना चाहिए, शॉर्टकट से बचना चाहिए। आप अगर संयम के साथ प्रभावी तरीके से काम करते हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। बहुत खूब। अगर 18 साल की उम्र में अगर अपने आप को कोई सलाह देते तो वो सलाह क्या होती? 18 साल की उम्र में अगर मैं किसी को सलाह दे रहा होता हूँ तो मैं केवल यही सलाह दूंगा कि अच्छी सकारात्मक सोच के साथ काम करें। किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहें, अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ जाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से आप जो सोच रहे हैं उसको वो आपको मिलेगा। लक्ष्मीकांत जी, हमारे बीच में आप उपस्थित हुए और हमारे युवाओं को जो आपने संदेश दिया है, मैसेज दिया है राजनीति के बारे में, उनकी जितनी भी जिज्ञासाएं थी उनको शांत किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो हमारे आज के जो युवा हैं काफ़ी सशक्त हैं। हमारा भारत जो है युवा भारत देश बन रहा है। ऐसे में जो हमारे युवा हैं खुद ही नेता हैं और खुद ही चेंज मेकर हैं, जो समाज की दिशा और दशा बदलने की ताकत रखते हैं और समाज को सशक्त बनाने की ताकत रखते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि खुद पे हौसला रखें और खुद पे विश्वास रखें और सही दिशा में सही कदम बढ़ाएं।
फिलहाल आज के युवा के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ और एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।